हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद अकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम थर्ड क्लास के चैप्टर और सब्जेक्ट शल्य तंत्र को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, जो कि है इंट्रोडक्शन टू शल्य तंत्र, जिसमें हम शल्य तंत्र का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम श्लोक से शुरू करेंगे कि डेफिनेशन ऑफ, जैसे कि हमारे सिलेबस में ही लिखा गया है कि शल्य की डेफिनेशन, शल्य तंत्र की डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शल्य होता क्या है। सो इंट्रोडक्शन टू शल्य तंत्र, शल्य की निरुक्ति क्या है, फिर शल्य की परिभाषा हम देखेंगे, फिर शल्य तंत्र की परिभाषा देखेंगे और फिर शल्य तंत्र की प्रधानता या फिर इम्पोर्टेंस या महत्व देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आता है शल्य की निरुक्ति क्या है। तो शल हिंसायाम धातुस्तस्य शल्यम इति रूपम, शले रुझायाम धातुस्तस्य शल्यम इति रूपम। यानी शल और शल्य का यहाँ पे फ़र्क है। ठीक है, कलर अच्छे से नहीं शो हो रहा। तो शल और शल्य ये दो धातु, ये दो शब्द हैं जिनसे मिलकर शल्य शब्द बनता है। और शल हिंसायाम यानी जो शरीर में हिंसा उत्पन्न करे, यानी देखो सुनो, शल हिंसायाम वो जो शरीर में हिंसा उत्पन्न करे धातुओं में, उसे शल्यम, उसे शल्य कहते हैं। ठीक है, और शल्य धातु जिससे रूजा उत्पन्न हो, जो धातुओं में रूजा उत्पन्न करे वो क्या है, वो भी शल्य है। तो ये दोनों शल्य की ही निरुक्ति है। तो समझ आ गया, शल हिंसायाम जो शरीर में हिंसा उत्पन्न करे वो शल धातु है, जो शरीर में रूजा उत्पन्न करे वो शल्य धातु है। दोनों का मतलब क्या है, शल्य से ही है। तो जो हिंसा और रूजा उत्पन्न करे वो शल्य है और यही शल्य की निरुक्ति। अब शल्य की परिभाषा क्या है, अति प्रवृद्धम मल दोषजम व शरीरम स्थावर जांगमनानाम यत् किंचित आबद्धकरणम शरीरे तत् सर्वम एव प्रवदन्ति शल्यम। तो अति प्रवृद्ध मल और दोष, जो अधिक बढ़े हुए मल और दोष होते हैं, या स्थावर जांगम वाले जो मटेरियल्स होते हैं, वो शरीर को बाधा पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं या रूजा देते हैं। ठीक है, उन सब को क्या कहा जाता है, प्रवदंती, यानी बोला जाता है क्या, शल्यम, यानी उन सब को शल्य बोला जाता है। तो यानी बढ़े हुए दोष, चाहे वो मल हो या फिर दोष हो, और स्थावर और जांगम पदार्थ हो सकते हैं जो शरीर को कष्ट देते हैं या शरीर में रूजा उत्पन्न करते हैं, उसे ही शल्य कहा जाता है। तो ये शल्य की परिभाषा थी। अब हम बात कर रहे हैं शल्य तंत्र की परिभाषा। तत्र शल्यम नाम विविध तृण। हाँ, मैं एक बात बता दूं, मैंने जो ये श्लोक है तोड़ तोड़ के लिखा है, क्योंकि मेरा तो तरीका है, जो मेरे पुराने बच्चे हैं उन्हें पता होगा कि मेरा तो यही भाई अपना फंड है। मैं नहीं रट सकती, जैसे बच्चे होते हैं ना, रट्टू तोता, भाई मुझे समझ के याद होगा, बिना समझे मेरे बस की बात नहीं है। और समझने के लिए मुझे इन्हें तोड़ना ज़रूरी है। तो मैं पहले इन्हें तोड़ती हूँ तबीयत से, उसके बाद इन्हें मैं याद करती हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं शल्य तंत्र की परिभाषा पर। तत्र शल्यम नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्ट अस्थि बाल नख पुए आश्राव दुष्ट व्रण अंतर्गर्भ शल्य उदाहरणार्थम यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्रणिधान व्रण विनिश्चयार्थम चा। ये क्या बोला इन्होंने, बहुत इजी, सबसे ज़्यादा इजी श्लोक यही है सब में से। तत्र शल्यम नाम, तत्र शल्यम, शल्यम नाम है, यानी शल्य तंत्र नाम है, विविध यानी डिफरेंट टाइप के तृण और काष्ठ, मैंने पेयर में याद किया, जो अंडरलाइन है वो पेयर्स हैं। तृण और काष्ठ का पेयर, पाषाण और पांशु का पेयर, लोह और लोष्ट का पेयर। तो समझ आ रहा है, तृण काष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्ट, अस्थि बाल नख का पेयर, पुए आश्राव दुष्ट व्रण का पेयर, अंतर्गर्भ और जो गर्भ में है, शल्य उदाहरणार्थम। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो शरीर में रूजा उत्पन्न करते हैं, कष्ट उत्पन्न करते हैं। अब इनको निकालने के लिए हम जिस यंत्र का, शस्त्र का, छार का, अग्नि का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसे ही क्या कहा जाता है, इस तंत्र को, जिसमें इस चीज़ को बताया जाता है, दैट इज़ नोन एज शल्य तंत्र।
तो समझ आया। तत्र शल्यम नाम विविध, अब इनके पेयर बना लो। तृणकाष्ठ, पाषाण, पांशु, देखो पीपी, लोह लोष्ट, अस्थि, बाल, नख याद हो जाएगा, पुए, आसराव, दुष्ट, व्रण, और लास्ट में आ जाएगा अंतर्गर्भ। शल्य उदाहरणार्थम, और उसमें क्या चीज़ यूज़ होती है? 4 यंत्र, शस्त्र, छार और अग्नि प्राणिधान का यूज़ किया जाता है इन चारों का। व्रण विनिश्चयार्थम छ, ताकि वो उसे क्योर कर सके, ठीक है, इलाज कर सके, उसका निर्हरण कर सके, है ना। यही तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुर से विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, इसमें तो मतलब नहीं है, लेकिन रोगी के रोग को दूर करना इनका उद्देश्य हो जाएगा। तो रोगी के रोग कैसे दूर होंगे? जब ये सारे कष्ट इनके बॉडी से निकल जाएंगे। समझते हो कि नहीं समझते? समझ आ गया होगा अब तो। अष्टांग आयुर्वेद में शल्य तंत्र की प्रधानता क्या है? हमने 8 अंग पढ़े, उसमें शल्य तंत्र की प्रधानता क्या है वो बताइए। तो अष्टास्वपि च आयुर्वेद तंत्रेषु, यानी 8 आयुर्वेद के तंत्र है। एतत् एव, जिसमें से अधिकम यानी प्रधान जो है, अभिमतम यानी जिसे माना गया है, वो क्या है? शल्य तंत्र है। ऐसा क्यों? आशु क्रिया करणात्, यानी आशु का मतलब होता है जल्दी क्रिया, यानी जल्दी काम करते हैं। देखो सर्जरी से आप दवाई खाते रहो, नहीं काम होगा तो आपको एट द एंड सर्जरी करानी पड़ेगी, तो उससे आपको एकदम रिलीफ मिलेगा। यंत्र, शस्त्र, छार, अग्नि प्रणिधानात्, इसमें किस किस चीज़ का यूज़ होता है? यंत्र का, शस्त्र का, छार का और अग्नि का यूज़ होता है। और सर्वतंत्र सामान्य, और ये सर्वतंत्र में एक्सेप्टेबल है, सभी से मानते हैं कि हाँ भाई शल्य तंत्र क्या है। अब इसे डिटेल में मैं आपको बता देती हूँ, अपने नोट्स पे आ जाएंगे। शल्य तंत्र का महत्व इन्होंने बोला कि आशु क्रिया इमीडिएट रिलीफ मिलता है। कैसे? कि दवाइयों यानी काय चिकित्सा की तुलना में शल्य चिकित्सा में बहुत जल्दी आराम मिलता है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया। और इसमें केवल दवा नहीं दी जाती, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर यंत्र, शस्त्र, छार और अग्निकर्म जैसी अलग अलग तकनीकें यूज़ की जाती हैं। यूनिवर्सल यूज़, इसका नियम और क्रियाएं आयुर्वेद के अन्य सभी भागों में भी मदद करती हैं, ठीक है। यानी कि सिर्फ अकेला नहीं है, ये सबको साथ जोड़ के रखने वाला है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ सर्जरी फ्रॉम एंशियंट टू प्रेजेंट एरा। चलिए तो ये देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले आता है वैदिक काल। वैदिक काल में क्या होता है कि शल्य चिकित्सा की शुरुआत सबसे पहले वेद में, किसमें? AR में, ठीक है। इसे याद कैसे करेंगे? AR, अथर्ववेद और ऋग्वेद में मिलती है। इस काल में देवताओं के डॉक्टर अश्विनो कुमार को शल्य कर्म का गुरु माना जाता है। ये चीज़ याद कर लेंगे। इस काल में किसको गुरु माना जाता था? अश्विनो कुमार को शल्य कर्म का गुरु माना जाता था। ऋग्वेद में मुख्य सर्जरी क्या हुई है? सबसे पहले तो युद्ध में पैर कट जाने पर विस्पला नाम की महिला को लोहे का पैर लगाया गया। सबसे पहले क्या हुआ? किसी का पैर कट गया था। नारी का नाम याद रखो मत, ठीक है, क्योंकि हम इसका याद नहीं कर सकते, नहीं याद कर सकते भाई, इतना नहीं है हमारा, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे कि किसी का पैर कट गया था तो उसे लोहे का पैर लगाया गया। दूसरा, आंखों का इलाज ये हुआ है कि कोई अंधा हो गया था, उसकी दृष्टि वापस आ गई थी सर्जरी से। फिर आता है हेड की सर्जरी, सिर संधान, किसी का सिर कट गया था तो दूसरा सिर जोड़ दिया। तो ये कब होता था? वैदिक काल में। फिर आगे चल के आया संहिता काल, सुश्रुत युग। तो इसमें भगवान धन्वंतरी क्या है? फादर ऑफ सर्जरी है, समझते? सॉरी, आचार्य धन्वंतरी फर्स्ट टीचर ऑफ सर्जरी है, ठीक है, फर्स्ट टीचर ऑफ सर्जरी। और महर्षि सुश्रुत क्या है? फादर ऑफ सर्जरी या फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ये तो इन्होंने अब बोल दिया है कि फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी जब से नाक वाले राइनोप्लास्टी शुरू हो गया है। समझते होगे? नहीं समझते? तो he is the first teacher of the surgery and महर्षि सुश्रुत is the father of surgery या father of plastic surgery माना जाता है। इस काल की मुख्य बातें 8 थी: छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण, विश्रवण और सीवन। देख लेते हैं। छेदन का मतलब होता है काटना, एक्सीजन, जैसे आपकी कोई उंगली काट के शरीर से अलग कर दे। एक्सीजन का मतलब होता है शरीर से ही अलग करना, एक्स है, अलग है बिल्कुल। इंसीजन आपके शरीर में ही रहकर चीरा लगाना, जैसे सर्जरीज में इंसीजन लगाया जाता है। समझ आया?
लेखन, खुरचना, जो कि हम पढ़ते हैं कि लेखन औषधियाँ होती हैं जो फैट को खुरच कर बाहर निकालती हैं, मल को या दोषों को खुरच कर कफ को बाहर निकालती हैं, राइट। वेधन मतलब छेद करना, पंचर करना। ऐशन मतलब जांच करना। आहरण मतलब बाहर निकालना। विस्रवण मतलब गंदा तरल निकालना, यानी ये लिक्विड की बात हो रही है। और सीवन मतलब टाँके लगाना, सुचर्स। समझते हो कि नहीं समझते? अब इन 8 को याद करने की ट्रिक क्या है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ, क्योंकि मेरे नोट्स में लिखी है। चलो भाई लंच, वही एक आम वाला समोसा। तो मैं लिख दूँ, है ना, आपके लिए आसानी हो जाएगी। चलो भाई, चलो भाई कहाँ जाना है? लंच पर। ये एक सेंटेंस हो गया ख़त्म। वही एक आम वाला, वही एक आम वाला समोसा। देखो, अब चलो देखो, चलो भाई, चलो से आ जाएगा छेदन, भाई से आ जाएगा भेदन, लंच से आ जाएगा लेखन, चलो भाई लंच, वही से आ जाएगा वेधन, एक से आ जाएगा ऐशन, आम से आ जाएगा आहरण, वाला से आ जाएगा विस्रवण, समोसा से आ जाएगा सीवन। तो चलो भाई लंच, वही एक आम वाला समोसा खाने। समझ आया? चलो भाई लंच। अब आप ऑफिस में काम करते हो, इस तरह से समझ लो, हाँ, या फिर कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, तो चलो भाई लंच करने। क्यों? वही एक आम वाला समोसा खाने चलना है, ठीक है। संधान कर्म हुआ करता था कि कटी हुई नाक को जोड़ना राइनोप्लास्टी, कटे कान को जोड़ना ओटोप्लास्टी और होठों को जोड़ना सुश्रुत की नाक जोड़ने की विधि आज भी आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का आधार है। शव विच्छेदन शरीर की बनावट को समझने के लिए मृत शरीर को सुरक्षित रखकर उसे काटना और सीखने का तरीका बताया, जो कि हम फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी में रचना शरीर में मृत शरीर संशोधन पढ़ते हैं। तस्मात् समस्त्र गात्रम अविशोभतम अदीर्घ व्याधि पीड़ितम अवर्षतिकम। याद है या नहीं श्लोक? ये याद हमने किया था फर्स्ट ईयर में। तो मृत शरीर का संशोधन करना, उसे क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, संरक्षण करना। तो उसे रखकर, सुरक्षित रखकर उस पर स्टडी करना। यंत्र शस्त्र, 101 यंत्र होते हैं और जिसमें 20 धारदार शस्त्र हुआ करते थे संहिता काल में। अब आ जाता है मध्यम काल। मध्यम काल में क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म के समय अहिंसा के प्रचार, मरे हुए शरीर को छूने की सामाजिक पाबंदियों और बाहरी आक्रमण मुगल व ब्रिटिश काल के कारण भारत में शल्य चिकित्सा का विकास रुक गया। तो याद क्या रखना है कि कब रुका था? वैदिक में नहीं, संहिता में नहीं, मध्यम काल में, या ह्रास काल जिसे कहा गया। तो यह विद्या केवल कुछ जातियों में थी और इसके बाद किताबों का ज्ञान रह गया था, प्रैक्टिकल बंद हो गया था। अब आता है मॉडर्न एरा पर। यह तो आपको पता ही है, 19th सेंचुरी में जनरल एनेस्थीसिया की शुरुआत हुई ईथर से, जो कि किसने किया है वो याद रखने की इतना ज़रूरत नहीं है बच्चों, है ना। और फिर एंटीसेप्सिस की शुरुआत हुई यूजिंग कार्बोलिक एसिड। बस ये याद कर लेना, एनेस्थीसिया लाइक ईथर, एंटीसेप्सिस लाइक कार्बोलिक एसिड। 20th सेंचुरी में क्या हुआ था बच्चों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, देखो इनका तो नाम याद ही है, पेनिसिलिन को डिस्कवर इन्होंने किया था। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी हमें पता चल गया था, जो कि कॉम्प्लेक्स सर्जरीज को ईजी बना देता था। 21 सेंचुरी में क्या है? की होल सर्जरी है, दूरबीन द्वारा जो वो होती है सर्जरी होती है, रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज होती हैं, ठीक है। तो नाउ सर्जन कैन परफॉर्म ऑपरेशन विद मैक्सिमम प्रिसीजन, यानी सटीकता, बिना गलती के भी अब चिकित्सा हो जाती है, सर्जरीज हो जाती हैं। अब यहाँ पर ये दोनों जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, शल्य, शालाक्य, शल्य तंत्र की निरुक्ति और उसका प्राधान्य, और जो हमने अब पढ़ा कि क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द सर्जरी, तो ये सारे डीके में थे, ठीक है, यानी डिज़ायर टू नो में थे। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे ये वाला और जो आगे हम पढ़ेंगे वो दोनों मस्ट टू नो वाले टॉपिक्स हैं, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट करने हैं। तो जनरल स्कीम ऑफ, अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी कि जैसे मैं तो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी जो गोरखपुर में है, मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मेरा कॉलेज इस यूनिवर्सिटी से है, तो मैं, मतलब मे
ये जो आप मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं महाराष्ट्र वाले MUHS वाले, तो आपका सिलेबस भी NCISM वाला है ना, आपकी यूनिवर्सिटी अलग है, मुझे कन्फ्यूज़न है, या आपका सिलेबस भी अलग है। आप NCISM को फॉलो करते हो MUHS वाले बच्चे, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप NCISM वाला सिलेबस फॉलो करते हो या फिर आपकी यूनिवर्सिटी का अलग सिलेबस है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो केस टेकिंग हमने सेकेंड ईयर में इतनी फाइल्स बनाई हैं, तो अब तक तो मुझे पता ही है, ठीक है। डेमोग्राफिक डाटा, तो जनरल स्कीम ऑफ सर्जरी केस टेकिंग, तो सबसे पहले हमें डेमोग्राफिक डाटा चाहिए कि मरीज़ की सामान्य जानकारी, जैसे उसका नेम, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, डेट ऑफ एडमिशन। अब ये सब ज़रूरी क्यों है, उसमें इन्होंने बताया है कि एज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सम डिजीज़ लाइक कैंसर जो कि होता है मोस्टली ओल्ड एज में, इसलिए एज ज़रूरी है। और जो कुछ बच्चों में होती है, जैसे हर्निया मोस्टली बच्चों में देखा जाता है। वैसे तो हर्निया किसी भी उम्र में हो सकता है, कैंसर भी किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है मोस्टली शब्द के साथ, समझते हो। तो मोस्टली में बात करें कि ओल्ड एज में होता है कैंसर और हर्निया होता है चाइल्डहुड में। ऑक्यूपेशन क्यों ज़रूरी है, वो स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम गेट वेरिकोज वेन, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम तक खड़े रहते हैं, तो इसीलिए हमें उनका ऑक्यूपेशन जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चीफ कंप्लेन की। द मेन प्रॉब्लम फॉर विच द पेशेंट केम टू हॉस्पिटल रिटन इन ऑर्डर ऑफ टाइम। तो चीफ कंप्लेन मेरे जो रोग निदान वाले सर थे उन्हें बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया है कि उन्हें क्लिनिकल की नॉलेज बहुत अच्छी है। तो वो अब देखो, जब जिस टीचर को जिस चीज़ की नॉलेज है वो यही चाहता है ना कि बच्चों को भी वो चीज़ पता हो, क्योंकि उसका एडवांटेज उन्हें पता है कि कितना ज़्यादा वैसे तो ज्ञान का कोई ये नहीं है कि जितना ज़्यादा उतना ही अच्छा है, तो उन्हें क्लिनिकल है और हमें आगे जाके क्लिनिकल ही नॉलेज चाहिए, तो वो क्लिनिकल पर बहुत फोकस किया करते थे। तो चीफ कंप्लेन वो पूछा करते थे अक्सर कि चीफ कंप्लेन बताओ। और इत्तेफाक की बात यह है कि जो मेरे रोग निदान के टीचर थे वो एकेडमिक इंचार्ज थे, तो कोई पूरे 5 सब्जेक्ट की क्लास ले ना ले, बट रोग निदान में वो ज़रूर बैठा मिलेगा। तो सर इस चीज़ पर भी कहते थे, बेटा तुम क्लास बाकी तो नहीं लेते लेकिन रोग निदान में तो आके बैठ जाते हो, बट वो भी सर कहते थे चलो आ तो रहे हो। तो चीफ कंप्लेन वो होता है प्यारे बच्चों जो दिक्कत उसे हॉस्पिटल पे आने पे मजबूर की है। चीफ कंप्लेन वो नहीं है कि हाँ इधर ये हो रहा है इधर वो नहीं, बट वो परेशानी क्या है जिससे तुम यहाँ पे आए हो, जो तुम यहाँ हाजिर हो बच्चा, किस लिए हो, ऐसी क्या दिक्कत तुम्हें हुई है जो तुम्हें हॉस्पिटल तक खींच लाई है। और वो चीज़ आप लिखोगे टाइम के साथ। जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने दिया है स्वेलिंग सूजन इन द राइट ग्रोइन फॉर 6 मंथ और पेन इन स्वेलिंग फॉर 2 days, यानी स्वेलिंग थी 6 मंथ से राइट ग्रोइन में। ग्रोइन रीजन क्या होता है आगे हम बताएंगे। और पेन था, स्वेलिंग के साथ साथ पेन होने लगा था 2 दिन से। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स थी जो आपको खींच के ले आई हैं कहाँ, हॉस्पिटल तक। फिर आता है HPI हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, जो कि है स्वेलिंग। स्वेलिंग कब स्टार्ट हुई है, वेयर डिड इट स्टार्ट, कहाँ से शुरू हुई है, हाउ डिड द साइज इंक्रीज, किस तरह से साइज बढ़ रहा है, एंड डज इट डिक्रीज ऑन लाइंग डाउन, के लेट जाने पर कम होता है। और अल्सर के लिए हम पूछेंगे हाउ डिड वुंड हैपन, ये हुआ कैसे है, इंजरी था या खुद से स्पॉन्टेनियसली हुआ है। टाइप ऑफ डिस्चार्ज, घाव से बहने वाला पानी है, मवाद है या खून है। एंड द पेन कैसा है। फॉर पेन इवेल्युएशन यूजिंग द सिंपल सॉक्रेट मेथड्स, याद कर लेना पेन के लिए हम सॉक्रेट मेथड यूज़ करते हैं। एस आता है साइट, किस जगह हो रहा है। ओ आता है ऑन साइट, कब शुरू हुआ। सी से आता है करेक्टर, दर्द कैसा है, चुभने वाला या भारीपन, क्योंकि हमने आयुर्वेद में छेदन, भेदन, तोदवत, ठीक है, तो इतने सारे पेन हमने पढ़े होते हैं। तो करेक्टर क्या है उस पेन का। रेडिएशन, दर्द कहीं और तो नहीं जा रहा, जो कि रेडिएशन हमें देखने को मिलता है हार्ट डिसीज़ में। वो कहाँ से शुरू होता है, दिल से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, लेफ्ट साइड के आर्म्स से होता हुआ लेफ्ट जबड़े तक जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द रेडिएशन ऑफ द पेन। एसोसिएशन क्या है कि दर्द के साथ तो नहीं है, उल्टी तो नहीं है, बुखार, देखो दर्द के साथ उल्टी है, बुखार है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। टाइम कोर्स, दर्द कब बढ़ता है और कब घटता है,
ठीक है, क्योंकि जैसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में पढ़ते हैं तो वहाँ पर टाइम का कितना बड़ा रोल है। एक्सेसरबेटिंग फैक्टर्स वो क्या चीज़ है जो दर्द को बढ़ाती हैं, समझते हो। सीवियरिटी क्या है कि दर्द कितना तेज़ है, कितना दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ें सॉक्रेट मेथड के अंदर आती हैं, ये चीज़ें याद करना इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री के पुरानी बीमारियों का क्या हिसाब है और कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ। तो सबसे पहले पुरानी बीमारी जो है वो आप ये चेक करोगे कि डायबिटीज़ तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है और हार्ट डिसीज़ तो नहीं है। तो पास्ट हिस्ट्री में क्या देखेंगे, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज़। और सर्जरीज़ हुई है तो देखेंगे कि इससे एलर्जी तो नहीं है एनेस्थीसिया से, ठीक है। और या फिर किस चीज़ की सर्जरी हुई है, यूट्रस की हुई है या फिर गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है या फिर कोई सी भी हार्ट वाली सर्जरी हो सकती है। तो वो आप क्या करोगे, लिखोगे, नोट डाउन करोगे। पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री में आप देखोगे कि डाइटरी हैबिट्स कैसी हैं, बाउल एंड ब्लैडर हैबिट्स, ये तो पर्सनल है, ठीक है। स्मोकिंग तो नहीं करता, अल्कोहल तो नहीं पीता, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री में चेक करोगे इनहेरिटेड डिसीज़ लाइक कैंसर्स, डायबिटीज़, ये सारी क्या होती हैं, इनहेरिट होती हैं। कुष्ठ होता है, इनहेरिट है, समझ आ गया। और किसी किसी का बाल सफ़ेद होना, खा लेते हैं, पा लेते हैं, ये सब क्या होता है, आनुवांशिक होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करोगे, चेकिंग पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर एंड लुकिंग फॉर पैलोर, पीलापन तो नहीं है, खून की कमी, इक्टेरस पीलिया, साइनोसिस ब्लू जो हो जाता है, क्लबिंग आगे मैं बताऊंगी, फिंगर्स में होता है, टोज में होता है। लोकल एग्जामिनेशन में क्या करोगे, इंस्पेक्टिंग, पाल्पिटिंग द लोकल सर्जिकल साइट, 4 बेसिक स्टेप्स इसमें होते हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। इसकी ट्रिक सबसे पहले मैं लिख देती हूँ। अपी होता है ना, दीदी, अपी, बाजी, सिस्टर, सिस, ये सारे पर्याय हैं आपकी बहन के, तो इसे इस तरह से लेके चलना है। तो सबसे पहले आता है आई इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब जो सिर्फ आंखों से देखा जाता है। आपको पता है कि जब एक बार क्या होता है, कॉलेज में हमारा लास्ट पीरियड था और हमें पता चला कि इंस्पेक्शन के लिए कोई आ रहा है यूनिवर्सिटी के साइड से। तो तब हमें स्कूल में, कॉलेज में रोका गया था लगभग आधा घंटा एक्स्ट्रा, और पूरे कॉलेजेस की बस हमारे लिए, बीएमएस वालों के लिए रुकी खड़ी थी। क्योंकि जब बीएमएस वालों का चेक होता है, जो कॉलेज है उसमें तो सारे डिपार्टमेंट है, बीएससी, एमएससी, लॉ सब है, ठीक है। तो अब सारे रुके खड़े हैं, वो इंस्पेक्शन आते हैं, इंस्पेक्शन करने काफ़ी 3-4 टीचर्स थे वो, और वीडियो बना रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, सिर्फ आंखों से देख रहे थे ना, छू के नहीं देख रहे थे। लेकिन उस इंस्पेक्शन के साथ साथ उन्होंने इंटेरोगेशन भी किया था। इंटेरोगेशन क्या पूछ रहे थे वो हमसे कि आपका जब हमारा डाइसेक्शन चल रहा था तो पूछ रहे थे कि डाइसेक्शन में कहाँ तक आ गए, और शायद तब हम बैक पर थे, मुझे जहाँ तक अभी याद आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट ईयर की बातें हैं वो। आहा, वो दिन भी क्या दिन थे, ठीक है, जब कोई फिक्र ही नहीं हुआ करती थी। तो वो हमसे पूछ रहे थे कि बताओ। तो उन्होंने क्या किया, एक तो इंस्पेक्शन किया यानी आंखों से देखा, और दूसरी बात इंटेरोगेशन किया कि हो क्या रहा है कॉलेज में। तो समझते हो, तो कॉलेज में कहा जाता था कि आज इंस्पेक्शन वाले आ रहे हैं कि सब ढंग से रहो, लैब कोट पहन लो, एप्रन पहन लो, आई कार्ड डाल लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती थी। तो कहने का यही मतलब है कि इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, जो सिर्फ आंखों से देखा जाए। अब ये 2 चीज़ों के लिए यहाँ पर इन्होंने बताया, तो स्वेलिंग या मास के लिए, गांठ के लिए, सूजन के लिए, और अल्सर वुंड के लिए, घाव के लिए। तो इंस्पेक्शन किसका, स्वेलिंग का कैसे करेंगे, लोकेशन चेक करेंगे, एग्जैक्ट साइज क्या है, उसका शेप क्या है, कलर ऑफ द स्किन क्या है, एंड इफ़ इट मूव्स विद ब्रेथ, सांस लेने के साथ साथ क्या वो मूव करता है। अल्सर के लिए देखेंगे चेक लोकेशन, साइज, शेप, किनारे कैसे हैं, क्योंकि इसमें किनारे हमने पढ़ा हुआ है कि लाल हो सकते हैं, सफ़ेद हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, तो कोई सा भी कलर हो सकता है। वो चीज़ हमें कलर के साथ साथ ध्यान रखने के, किनारे हैं कैसे, रेगुलर है, इरेगुलर है, सर्कुलर है, ये सारी बातें हैं। फ्लोर कैसा है, यानी घाव के अंदर क्या दिख रहा है, डिस्चार्ज कैसा है, पस है, ब्लड है, या फिर बिल्कुल वाटरी फ्लूइड है, ठीक है। पल्पिटेशन मतलब हाथ से छूकर
हाथ से छूकर जो हम देख सकते हैं, जैसे लोकल टेम्परेचर, टेंडरनेस कितना उसे हो रहा है, कंसिस्टेंसी गांठ मुलायम है, पत्थर जैसी है, मोबिलिटी गांठ हिल रही है या फिर एक जगह स्थिर है। वुंड में क्या देखते हैं, मोस्टली वुंड को तो ऐसे टच नहीं किया जाता, लेकिन टच करते हैं तो क्या देखते हैं, टेंडरनेस, घाव के नीचे कड़कपन है या फिर वो सॉफ्ट है, डेप्थ कितनी है और ब्लीड होता है छूने पर वो या नहीं। परकशन क्या होता है, उंगली से ठोकर आवाज़ सुनना। हेल्प्स टू नो इफ स्वेलिंग कंटेन गैस और एयर, अगर वो एयर या गैस उसमें होगी तो रेजोनेंट साउंड आएगी, और अगर फ्लूइड या वाटर होगा तो डल साउंड आएगी। और इसे छूकर देखना, इसे उंगली से ऐसे नहीं किया जाता, परकशन इसका नहीं किया जाता। जब किया जाता है जब अंडरलाइन बोन इज डैमेज, ठीक है, कि डैमेज तो नहीं हुई बोन, तब किया जाता है। ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप से जो हम आवाज़ें सुनते हैं, किस किस की, आंतों की आवाज़, लंग्स की आवाज़, दिल की आवाज़, ये सारी जो आवाज़ें हैं, ठीक है, और ब्लड फ्लो की आवाज़ जो हम सुनते हैं। यहाँ पर टू चेक ब्लड वेसल साउंड नियर द वुंड के पास जो हम सुनते हैं। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो यहाँ से आ सकता है, क्योंकि ये वैसे भी मस्ट टू नो वाला है। मस्ट टू नो वाले एक तो ये है और एक ये वाला है। इससे आएगा तो ये आएगा कि ये चारों बताना है, और इससे आएगा तो ये सब आएगा। स्पेशल साइन एंड सिम्टम्स पर्टेनिंग टू सर्जरी, सर्जरी में फोर्थ पॉइंट है ये, स्पेशल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, वो 3 हैं, पेन है, साइनोसिस है एंड क्लबिंग है। इन तीनों में से क्वेश्चन आ सकता है, तो चलिए हम इसे अच्छे से देखते हैं। पेन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम इन द सर्जरी, इट हैज़ 3 मेन टाइप्स, ठीक है। सर्जरी में पेन बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है, इवन इन काय चिकित्सा टू ये बहुत ज़्यादा कॉमन एक सिम्टम रहता है। इट हैज़ 3 मेन टाइप्स, इसके कितने टाइप्स होते हैं प्यारे बच्चों, 3, सोमैटिक पेन, विसरल पेन एंड रेफर्ड पेन। इट कम्स फ्रॉम द स्किन, मसल्स और आउटर लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं उसे हाईलाइट कर दूंगी कि ये कहाँ से आता है। स्किन, कलर डार्क लग रहा है, लाइट ले लेते हैं, लाइट हो बट दिखने वाला हो, ठीक है। तो इट्स फ्रॉम द हो, कोई बात नहीं है, दूसरा ट्राई करेंगे। इट्स फाइन। तो सोमैटिक पेन में क्या होता है, इट कम फ्रॉम द स्किन, मसल्स या आउटर लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन। इट इज़ वेरी शार्प, सीवियर एंड पेशेंट कैन पॉइंट द देखो शार्प एंड सीवियर सबसे पहले हमने डब्बा बना दिया, फिर एग्जैक्ट पॉइंट पता चल सकता है पेन का विद 1 फिंगर। अभी तक मैंने आपको 3 बातें बताई हैं। सोमैटिक एस से आ जाएगा, सोमैटिक एस से आ जाएगा स्किन, मसल्स और आउटर लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है, ठीक है। हाँ, मेरे साथ बोला करो, एस से सोमैटिक, एस से स्किन आ जाएगा। मैं ऐसे एरो बना ही दूँ, है ना, मुझे विश्वास नहीं है कि आपको समझ आता है। सोमैटिक एस से सोमैटिक, एस से स्किन, एस से सोमैटिक, एस से शार्प, एस से सोमैटिक, एस से स्पॉट। अरे समझते हो कि नहीं समझते, तीनों बातें याद हो गई हैं। एस से सोमैटिक, एस से स्किन, मसल्स और आउटर लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन, यानी आउटर की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। एस से सोमैटिक, एस से शार्प और सीवियर पेन होता है, और एस से वो स्पॉट बता सकता है 8 फिंगर से। इट इंक्रीज विद द मोमेंट, और ये कैसे इंक्रीज होता है, मोमेंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक्यूट एपेंडिसाइटिस व्हेन इन्फेक्शन स्प्रेड, समझ आ गया। जब अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन होता है तो वो इन्फेक्शन जब स्प्रेड होता है तो आपके क्या होता है, मूव करने पर पेन होता है। अपेंडिक्स का होता है आपको पता है ना, इंटेस्टाइन में। गुड, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। विसरल पेन क्या होता है, विसरा का तो मतलब भी मुझे पता है कि इंटरनल ऑर्गन होता है, तो इंटरनल ऑर्गन हो गया, जैसे स्टोमक एंड इंटेस्टाइन हो गया। व्हेन दे आर स्ट्रेच और ब्लॉक्ड, कब होता है, जब वो स्ट्रेच हो या ब्लॉक हो जाए। इट इज़ अ डल, ये शार्प नहीं होता, डल एकिंग पेन होता है, पुअरली लोकलाइज्ड, इसे हम एक फिंगर रख के नहीं बता सकते। एंड यूजुअली फेल्ट इन द सेंटर ऑफ द एब्डोमेन, कहाँ यूजुअली फेल्ट होता है, एब्डोमेन के सेंटर में, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताई ही नहीं जाती है। फिर आता है रेफर्ड पेन, इसका बेस्ट एग्जांपल हमने किडनी वाला पढ़ा था कि किडनी स्टोन में जो पेन होता है वो किडनी में नहीं होता, वो पीछे के साइड होता है, समझते हो। तो पेन फेल्ट एट द साइट अवे फ्रॉम द एक्चुअल डिसीज ऑर्गन बिकॉज दे शेयर द सेम नर्व नेटवर्क। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि रेफर्ड पेन में पेन अलग क्यों होता है, बिकॉज दे शेयर द सेम नर्व नेटवर्क। और पेन कौन करता है, नर्व की वजह से तो होता है।
और चलो मैं आपको थोड़ी बात और बता दूं, जो वात होता है उसे हम मॉडर्न में रिलेट करते हैं नर्वस सिस्टम से, और हम आयुर्वेद में भी यही पढ़ते हैं कि पेन किसकी वजह से होता है, वात की वजह से होता है। तो बच्चों रिलेट करके याद रखोगे तो अच्छे से याद होगा। गॉल ब्लैडर का जो पेन होता है वो कहाँ पर होता है, राइट शोल्डर में। किडनी स्टोन का जो पेन होता है लोइंग टू द ग्रोइन होता है, कमर से अंडकोश की तरफ जाना। तो समझ आया कहाँ पर होता है, किडनी स्टोन वाला एग्जाम्पल आप याद रख लेना, किडनी स्टोन, ठीक है। और क्यों होता है, नर्व की वजह से, क्योंकि वो क्या करते हैं, शेयर द सेम नर्व नेटवर्क। अब हम बात करते हैं साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है, त्वचा का नीला पड़ना। देखो सियान का मतलब क्या होता है पता है आपको, पता है, नीला, नीला कलर। साइनोबैक्टीरिया नहीं पढ़ के आए हो क्या, साइनोबैक्टीरिया का नाम क्यों है, क्योंकि वो ब्लू ग्रीन एल्गे है। आ गया समझ में, मैंने तो वहीं से ही पकड़ लिया था कि सियान का मतलब क्या होता है, नीला। तो साइनोसिस क्या होता है, blue colorish of the skin. Cyanosis is the bluish discoloration of the skin and mucous membrane. It happens when deoxygenated hemoglobin increase in the capillaries. डीऑक्सीजनेटेड यानी जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन लेवल 100 होता है, मान लो कि 100 है तो 100 से 100 है 85 से कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप्स बिलो 85%, तो आपकी बॉडी में क्या आ जाता है, नीले नीले लक्षण आने लगते हैं। इस चीज़ से मैं एक बात और बता दूँ, शायद वो पीडीएफ में आप पढ़ेंगे जाके, और तो वो होता है कि ब्लू बेबी, ठीक है, ब्लू बेबी होता है। तो ब्लू बेबी क्यों है, क्योंकि उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिला, इसी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू बेबी। ये भी मेरे टीचर ने मुझे बताया था, मैंने पीडीएफ में अभी तो नहीं पढ़ा, लेकिन टीचर की वो बातें काम आती हैं, इसलिए टीचर को कान खोल के सुना करो, इवन मी, मुझे भी। सेंट्रल साइनोसिस। और हाँ एक बात, जो मैं आपको बातें बताती हूँ ना, वो मेरी बातें नहीं होती, वो मेरे टीचर्स की बातें होती हैं। भले यूट्यूब पर, ठीक है, मैं जो भी हूँ आपके लिए तो मैं एक टीचर ही हूँ, आपके लिए तो मैं आपसे, मतलब आप तो मुझे मानते हो ना, अपना आइडियल मानते हो कि हाँ मैं आपको बता रही हूँ, तो बातें ध्यान से सुना करो। सेंट्रल साइनोसिस की बात करते हैं और पेरिफेरल साइनोसिस की। ये दो तरह से होता है, एक सेंट्रल और एक पेरिफेरल। सेंट्रल देखेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा। द ब्लू कलर सीन ऑन द टंग, इनर माउथ और लिप्स पर होता है। कहाँ कहाँ पर होगा, टंग पर, इनर माउथ पर और लिप्स पर। इट मीन्स द लंग्स और हार्ट आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली टू मिक्स ऑर्गन इन द ब्लड, टू मिक्स ऑक्सीजन इन द ब्लड। फॉर एग्जाम्पल सीवियर लंग इन्फेक्शन हो सकता है, मेजर ब्लॉक इन द लंग आर्टरीज और कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। देखो 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 देखो, यहाँ पर समझते हो, पहले सेंट्रल नहीं, पहले मैं आपको पेरिफेरल बताती हूँ, उससे ये सेंट्रल इजी हो जाएगा। पेरिफेरल साइनोसिस देखो, द ब्लू कलर इज सीन ओनली ऑन द आउटर पार्ट्स। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, आउटर होता है। सेंट्रल का मतलब, देखो ये वो बात कह रहे हैं कि मैं आपको बता दूँ, आपने वो पढ़ा है ना, रोग मार्ग, बाह्य, अभ्यंतर और मध्यम रोग मार्ग। तो बाह्य रोग मार्ग पेरिफेरल है, आउटर पार्ट्स की बात कर रहे हैं, फिंगर टिप्स, टोज एंड ईयरलोब्स की यहाँ पर बात करें तो ये क्या है, बाह्य है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, पेरिफेरल साइनोसिस। बट द टंग रिमेन पिंक एंड नॉर्मल। टंग इसमें क्या रहते हैं, पिंक है और नॉर्मल है, जो कि नॉर्मली पिंक होती है, ब्लू नहीं होती, और नॉर्मल है। अब ये होता कब है, व्हेन ब्लड फ्लो बिकम स्लो इन द आउटर बॉडी पार्ट्स ड्यू टू कोल्ड वेदर। किसकी वजह से हो सकता है, ठंडे मौसम की वजह से। देखो जब ठंड होती है, मैं बच्चों को देखती थी, यहाँ पर मकसद उनका मजाक उड़ाना नहीं, आप भी देखते होंगे, कुछ बच्चे हीरो बन के आते हैं, ठीक है, ये स्कूल की बातें थी। कॉलेज में तो देखो, हाँ एक चीज़, चलो मैं आपको अपना तजुर्बा बताती हूँ। जब स्कूल में हम पढ़ा करते थे तो बच्चे, लड़के लोग, ठीक है, लड़के लड़के दोनों, वैसे लड़कियाँ भी कम स्टाइल नहीं मारती हैं, तो लड़कियाँ क्या करती थी, भाई कैप तो ओढ़ना ही नहीं है, ना लड़कियों को ओढ़ना है ना लड़कों को ओढ़ना है, दोनों आते थे हीरो हीरोइन बन के। अब उनकी नाक लाल, कान लाल, क्यों, ठंड की वजह से। और अगर ये ठंड बरकरार रहे तो फिर वो क्या हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा ड्यू टू कोल्ड वेदर। तो इसीलिए अब जब मैं, ये स्कूल की बात थी, अब जब मैं कॉलेज में आती हूँ तो अब बच्चों को पता चल गया कि भाई इससे कुछ नहीं होना है, किसी को इम्प्रेस करके। लोग क्यों नहीं टोपा उड़ते थे कि मुझे इसको इम्प्रेस करना है, मुझे लड़कियां लड़कों को इम्प्रेस करने के लिए और लड़के लड़कियों को। अब मान भी लूँ मैं कि चलो इम्प्रेस नहीं करना था, तो शोबाजी करने के लिए करते होंगे। भाई मैं तो, भाई मुझे ठंड लगी है, मैं तो ओढ़ के ही जाती थी कैप, ठीक है, और मुझे तो कैप ओढ़ना बड़ा अच्छा लगता था। तो
अब जो भी उनका रहता हो कि इम्प्रेस करना है या फिर हीरो हीरोइन बनना है, शो ऑफ करना है, शो मारनी है, शोबाजी करनी है, वॉट एवर बी द रीज़न। लेकिन हमें इतना पता है कि जब वो आते थे तो उनके नाक और कान क्या होते थे, लाल होते थे। और अगर ये ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा। तो ये बात है आपके लिए इसलिए बताई है ताकि आप रिलेट करके इन्हें याद कर सको। और क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाना या फिर पानी कम हो जाना। देखो पानी कम होगा तो ब्लड कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो हाइपोवोलेमिक शॉक का क्या मतलब है कि शरीर में खून की कमी है, पानी की कमी हो जाए। या फिर आता है ब्लड क्लॉट्स इन वेन, डीवीटी, डीप वेन। ये वाली बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। डीवीटी क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन में थ्रोम्बस, थ्रोम्बस और एम्बोलस मैंने आपको बताया था कि ये एक, अच्छा मैं आपको फिर से बता देती हूँ, सेकेंड ईयर की क्लास में मैंने बताया था। देखो ये एक ब्लड वेसल्स है, ये बीवी है, ठीक है, क्या ये बी और वी ब्लड वेसल्स है, इसमें खून बह रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होता है कि वक्त के साथ साथ यहाँ पर एक मास बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। वो हवा हो सकती है, वो कोई कोगुलेशन हो सकता है, क्लॉट हो सकता है। तो ये क्या है, ब्लड क्लॉट। अब ये जो यहाँ पर बना है ब्लड क्लॉट, डीप वेन में बना, तो इसे बोलते हैं थ्रोम्बस। इस क्लॉट को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बस। तो ये क्या करेगा, ब्लड को अवरोध करेगा, वहाँ पर ऑक्सीजन पूरी नहीं हो पाएगी जहाँ पर भी ब्लड को जाना था। तो ब्लड के जो फ्लो में है वो अवरोध उत्पन्न कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, साइनोसिस उत्पन्न होता है। दैट इज नोन एज पेरिफेरल साइनोसिस। अब ये बात याद रखो, अगर ये क्लॉट यहाँ से हट जाए और सिर्फ ये क्या करेगा, फिर तो ब्लड में फ्लो करेगा ना, यहाँ से डिटैच हो जाएगा तो ब्लड में फ्लो करेगा। अब ये तो आर्टरी मोटी है तो इसने बर्दाश्त कर लिया, जहाँ पर बिल्कुल बारीक हुई वहाँ जाके अटक जाएगा, और जहाँ ये अटकेगा फिर वहाँ पे ऑक्सीजन, उससे आगे की ऑक्सीजन बिल्कुल बंद, ब्लड खत्म, ब्लड रुक जाएगा एकदम। तो वहाँ पर ऐसे केसेस में आपको सर्जरी करके उसे निकालना पड़ता है, वरना आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेंट्रल साइनोसिस की। इसमें टंग्स में, इनर माउथ और लिप्स में होता है। इसमें क्या मतलब है कि लंग्स और हार्ट प्रॉपर वर्क ही नहीं कर रहा है कि वो यहाँ तक भी ब्लड पहुँचा पाए, उनकी ताकत इतनी भी नहीं रही। ये कैसे हो सकता है, लंग इन्फेक्शन से, लंग आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाने से, या फिर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, दिल में छेद होना, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। देखो दिल में छेद जब होता है तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो 100% ऑक्सीजन कैरी कर रहा था वो कैसे करेगा, वो 50% पे आ जाएगा या 60 आ जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है, साइनोसिस होता है। क्लबिंग, क्लबिंग क्या होता है, उंगलियों के पैरों का सूजना, हिपोक्रेटिक उंगलियां, क्लबिंग। क्लबिंग इज द पेनलेस यूनिफॉर्म, ये मैं इरेज कर देती हूँ, समझ तो आ गया ना आपको, ठीक है। क्लबिंग इज द पेनलेस यूनिफॉर्म स्वेलिंग ऑफ द टेस्ट, क्या बोल रही हूँ मैं, देखो क्लबिंग क्या होता है, पेनलेस है। सबसे पहले याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि पेनलेस, इसमें कोई पेन नहीं होता। यूनिफॉर्म स्वेलिंग है, यूनिफॉर्म स्वेलिंग होती है इन द ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू एट द बेस ऑफ द नेल्स इन द फिंगर्स एंड टोज। कहाँ कहाँ पर होता है, फिंगर्स में और टोज में। द फिंगर टिप लुक लाइक ड्रम स्टिक, किस तरह से दिखती है, ड्रम स्टिक्स की तरह। ये सारी चीज़ें आपसे किस में पूछी जा सकती हैं, MCQ में पूछे जा सकती हैं, ठीक है। इसे मैं आपको इमेज के साथ भी समझाऊंगी, जो कि मैंने आपके लिए नीचे अटैच किया हुआ है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉवी बॉन्ड्स प्रोफाइल साइन। नॉर्मली देयर इज एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, इसे मैं इमेज से बताऊंगी, ठीक है, बस अभी सुन लो कि नॉर्मली देयर इज एन एंगल ऑफ 160 डिग्री बिटवीन द नेल एंड द बेस। नेल बेस और स्किन फोल्ड के बीच में कितना एंगल होता है, 160, ये याद करना है। मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, कितना एंगल होता है, 160। MCQ में पूछा जा सकता है। इन क्लबिंग दिस एंगल, क्लबिंग में ये एंगल कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 180 से ज़्यादा हो जाता है। तो जिसकी वजह से द नेल लुक कम्प्लीटली फ्लैट और कर्व्ड आउटवर्ड, या तो फ्लैट दिखेगा या फिर आगे की तरफ, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ।
नेक्स्ट बात करते हैं शैमरॉथ विंडो साइन की, जो कि क्या बात करते हैं। When you join the nails of the two opposite finger together, a small diamond shape is visible normally in clubbing window design. इसे मैं आपको बताऊंगी, अब बिना इमेज के बाद समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। तो ये होता है, देखो क्लबिंग नॉर्मल फिंगर्स ऐसी होती हैं सूज के इस तरह से ड्रम स्टिक्स की तरह हो जाती हैं, समझ आ गया। लॉवी बॉन्ड्स में इन्होंने बताया कि 160 नॉर्मल होता है बट 180 हो जाता है क्लबिंग में। लॉवी बॉन्ड्स प्रोफाइल का साइन है। और इस वाले में क्या होता है, इसका इमेज ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है। इसे हम सही वाला इमेज आपके साथ अटैच करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। देखो जो ये यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है कि व्हेन फिंगर नेल्स टू अपोजिट फिंगर नेल ज्वाइन होते हैं तो डायमंड शेप बनता है, क्लबिंग में ये विंडो नहीं होती। तो इसका एग्जांपल ये है कि जब हम दो फिंगर ज्वाइन करते हैं तो ये इस तरह का हमें एक गैप मिलता है, विंडो मिलती है, जो कि यहाँ पर क्लबिंग फिंगर जो ये मोटी हो जाती है यहाँ पर नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सूजन की वजह से यहाँ पर कोई गैप नहीं बचता और ये इस तरह से मिलती हैं। तो ये होती हैं क्लबिंग फिंगर्स और ये होती है नॉर्मल फिंगर्स। तो नॉर्मल फिंगर में विंडो मिलती है, खाली जगह मिलती है, क्योंकि वहाँ पर सूजन नहीं होती। और जो फिंगर क्लबिंग जिनमें होती है उसमें ये गैप नहीं मिलता, ये विंडो नहीं मिलती। तो समझ आया। तो जब दो अपोजिट फिंगर ज्वाइन की तो उसमें डायमंड शेप, इंपॉर्टेंट याद क्या करना है कि डायमंड शेप विंडो होती है और नॉर्मली जो कि विजिबल होती है। आप अपनी ही वीडियो पॉज करके देखो, दोनों उंगली मिला के आपको मिलेगा। मेरे में तो बहुत छोटा सा मुझे दिख रहा है, छोटा सा जो गैप है वो दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये आपको विजिबल होगा। अगर आपके फिंगर्स में क्लबिंग है तो ये विंडो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। क्यों? स्वेलन टिश्यू फिल्स द गैप। इसका सर्जिकल सिग्निफिकेंस क्या? इट पॉइंट्स द डीप अंडरलाइंग कंडीशन लाइक क्रॉनिक लंग डिसीज हो सकता है, एब्सिस, ब्रोंकिएस्टेसिस, ठीक है। आप इजी याद करो, हार्ट डिसीज याद कर लोगे और कैंसर याद कर लो। देखो जो अभी मैंने साइनोसिस भी पढ़ा है वो भी तो हार्ट एंड लंग्स की वजह से पढ़ा है, तो ये भी किसके लिए है? लंग्स एंड हार्ट डिसीज़ के लिए है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा, क्या था ये, हमारा पूरा चैप्टर शल्य का, शल्य तंत्र का चैप्टर नंबर 1 आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप श्लोक याद कर लीजिएगा जो कि मैंने आपको ये बताए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। आपको जो पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ आया आप वो कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए।